नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रहे हैं हम उसका भाग 5 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। भाग 5 में हम फिर से 40 बेहतरीन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके आगामी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक 4 इम्पॉर्टेंट क्लास को हमने करा दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास जो है उसका जो प्लेलिस्ट है उसको भी बना दिया गया है। तो सिंपल सा काम आपको ये करना है कि प्लेलिस्ट को विजिट करना है और उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के उनको आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। ऐसा क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अहमियत होती है रेलवे की परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अक्सर देखा गया है कि परीक्षाओं में रेलवे की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं कई बार रिपीट कर जाते हैं। तो यह क्लास आपके आगामी एनटीपीसी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस क्लास में हमने कौन कौन से 40 बेहतरीन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का हम प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास तमस किसके द्वारा लिखा गया है। यह फेमस उपन्यास है तमस, इसके राइटर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीष्म साहनी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बार इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप डेली बेसिस पर मेरा जो जीके जीएस का वीडियो है उसको फॉलो करते होंगे तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो जो पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र था यह कहाँ पर स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के तारापुर में। आप याद कर लीजिएगा, तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, यह भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र था जो 1969 में स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। वहीं राजस्थान में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, रावत भाटा। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपका कहाँ पर है। तो यह कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। तमिलनाडु में आपके दो हैं, एक आपका हो जाएगा कलपक्कम, तमिलनाडु में दो है कलपक्कम हो गया, और एक आपका हो गया कूडनकुलम। ये दो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपके तमिलनाडु में है, और एक आपका कलपक्कम हो गया और एक आपका कूडनकुलम हो गया। वहीं रावत भाटा में आपका, रावत भाटा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। महाराष्ट्र में पहला स्थापित किया गया था नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर, और तो इसको आप याद कर लीजिएगा 1969 में। वहीं गुजरात में कौन सा है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तो काकरापार। तो इसको आप याद कर लीजिए, गुजरात में कौन सा है, तो काकरापार। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्लियर कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बांधों से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि जो सरदार सरोवर बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा रिवर पर। इसके बारे में आपको याद रखना, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर, तो गुजरात राज्य में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा कृष्णा नदी पर कौन सा इम्पॉर्टेंट बांध है, तो नागार्जुन सागर बांध जो तेलंगाना में है यह कृष्णा नदी पर ही है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, नागार्जुन सागर जो बांध है यह कृष्णा रिवर पर, कृष्णा नदी पर है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। वहीं हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, हीराकुंड जो बांध है यह महानदी पे बनाया गया है। कहाँ पर, तो उड़ीसा में। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं कोई बांध कावेरी नदी पर भी है, आपको याद आ रहा है, तो आप याद कर लीजिएगा जो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा है कि कावेरी नदी पे कौन सा बांध है। तो अगर आपको याद आ रहा होगा, एक बांध मुझे याद आ गया, यहाँ पे एक बांध है आपका मेट्टूर। तो ये आप याद कर लीजिएगा, मेट्टूर जो बांध है यह
कावेरी रिवर पर बनाया गया है, तो यह तमिलनाडु में है, जिसे भी आप याद कर लीजिए। तो 4 नदियां आपके सामने दी गई हैं। इन नदियों पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा, महानदी पर हीराकुंड बांध हो जाएगा उड़ीसा में, नर्मदा नदी पर आपका है सरदार सरोवर बांध गुजरात में, वहीं कावेरी नदी पर आपका मेत्तूर बांध हो गया। और इसके अलावा एक और बांध याद आ गया, उस बांध का नाम है शिव समुद्रम बांध। शिव समुद्रम बांध, ये दोनों बांध आपके कहाँ पर हैं, तो कावेरी नदी पर है, कावेरी रिवर पर है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, मेत्तूर और शिव समुद्रम, ये दोनों बांध कहाँ पर है, तो कावेरी नदी पर हैं। तो इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जो है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो जावा का जो आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, तो जेम्स गोसलिंग के द्वारा। ऑप्शन बी आपका 100% सही हो जाएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, तो वर्ष 1900 में। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 में हिस्सा लिया था, तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। तथा हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स का भी आयोजन किया गया है 2024 में, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। 2024 का जो ओलंपिक खेल था यह पेरिस में हाल ही में आयोजित किया गया था, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो आप याद कर लीजिएगा, यह जो सुकन्या समृद्धि योजना है यह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के एक अंग के रूप में स्टार्ट की गई थी 22 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल इस योजना के बारे में लिखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत खाता योजना है, जो बालिकाओं के माता पिता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह योजना माता पिता को उनकी बेटी की भावी शिक्षा और विवाह के खर्च के लिए कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक अंग के रूप में शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये योजना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि इसको हम बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, यह कब प्रभावी हुआ था। बेहतरीन प्रश्न है, तो आप याद कर लीजिएगा। यह प्रभावी हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005। तो ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरटीआई बोलते हैं, यह प्रभावी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कितने अस्थायी सदस्य होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद कर लीजिएगा, इसमें टोटल तो सदस्य होते हैं 15, लेकिन इसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 आपके अस्थायी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सदस्य इसमें अस्थायी होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुरक्षा परिषद में टोटल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। कौन 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 आपके अस्थायी होते हैं। तो 5 अस्थायी कौन कौन से हो जाएंगे, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 अस्थायी सदस्य हो गए। वहीं 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इनमें से जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए होता है, यानी कि 2 वर्ष के बाद ये बदलते रहते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है और न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है, याद कर लेनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नव कलेवर उत्सव का संबंध किस राज्य से है। नव कलेवर उत्सव के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यह जो उत्सव है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था? तो वर्ष 2003 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको ध्यान से याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था? तो आपको पता होगा कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। बाद में इसका नाम पड़ जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है इसको हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली जो रेलगाड़ी थी यह कब चलाई गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद कर लीजिएगा, 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण कार्य किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो आप याद कर लीजिएगा, दिल्ली की जो फेमस जामा मस्जिद है इसका निर्माण कार्य 1656 में पूरा हुआ था। और किस शासक ने इसका निर्माण कार्य करवाया था? तो यह करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा, दिल्ली का जो लाल किला है इसी के कार्यकाल में बनवाया गया था। इसके अलावा जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के ही कार्यकाल में हुआ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो 1656 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का जो गठन है कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 1984। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही है। फतेहपुर सिकरी स्थित जो बुलंद दरवाज़ा है अकबर के द्वारा यह निर्मित करवाया गया था। तो इसने किस खुशी में इसका निर्माण करवाया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आप याद कर लीजिएगा, अपनी गुजरात विजय के प्रतीक के रूप में जो फतेहपुर सिकरी है यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा का जो है निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, जो अकबर था मुगल सम्राट, इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में गुजरात विजय के प्रतीक के रूप में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सिकरी में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विधवा पुनर्विवाह की जो अनुमति है देने वाला जो कानून था, यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग जो था, इसी के कार्यकाल में यह पारित किया गया था। और इसको पारित कराने में किस भारतीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका नाम भी आप याद कर लीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है। और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। यूनिसेफ का मुख्यालय यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में आपका यूनिसेफ का मुख्यालय है और पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, लेकिन आपका जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क में और भी इम्पॉर्टेंट संगठनों का हेडक्वार्टर, जैसे आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस में बात की थी अभी। इसके अलावा UNDP यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में ही है। तो इसके बारे में भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाशिंगटन DC में किसका हेडक्वार्टर है? तो IMF का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है, IMF का। इसके अलावा आपका जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
तो वाशिंगटन डीसी में ही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो टेलीकॉम क्षेत्र में जो आईएसपी होता है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसको? एमएस स्वामीनाथन को। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। भारत का जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति थी, इसका जनक किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। वहीं पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक हम मानते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना। अगर पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछ ले तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। वहीं भारत में श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे वर्गीस कुरियन। वहीं जयप्रकाश नारायण हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इनको हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखी गई है? फेमस पुस्तक है। तो इसको किसने लिखा है? तो आप याद कर लीजिएगा, इसको लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र गुहा ने यह फेमस पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में करी गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। इस समय सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इस समय जो है प्रधानमंत्री थी। तो इन्हीं के कार्यकाल में यह प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था? तो पहले जो है 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, परंतु इस प्रावधान को अब रद्द कर दिया गया, इस प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है। अब से जो है इन 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान को हाल ही में ख़त्म कर दिया गया था। तो यह प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया था, तो उस समय यह था लागू था, लेकिन अब यह ख़त्म कर दिया गया है प्रावधान। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, ज्ञानी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा की ये महान विदुषी थी, यानी कि ज्ञानी थी, यानी कि जानकार थी। तो इनका नाम था पंडिता रमाबाई सरस्वती। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत लैंग्वेज की, संस्कृत भाषा की। और संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को वर्ष 1965 में लागू किया गया था। किसके अंतर्गत लागू किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत। जो राजभाषा अधिनियम एक्ट था, राजभाषा अधिनियम जो था 1963 का, इसी के तहत जो इसको 1965 में लागू किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, यानी कि संघ के राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का जो निरंतर इस्तेमाल है, इसको 1965 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है? सांभर झील खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है सांभर झील, जो कि आपको मिलेगी राजस्थान में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो भारत के पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की जो स्थापना थी यह सूरत में की गई थी। तो आप याद कर लीजिएगा कहाँ पर? तो सूरत में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो मैं आपको पूरे डिटेल में इनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आरबीआई का जो एक्ट था 1934 का, आरबीआई का एक्ट था 1934 का, तो इसी के तहत जो है आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में की जाती है। इसके बाद जब इसकी स्थापना की जाती है तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, सर
ऑसबोर्न स्मिथ जो थे पहले गवर्नर थे जब इसकी स्थापना की गई थी। वहीं आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, तो फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको बताना है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तथा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है, याद कर लेनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल यहाँ पूछा गया। तो मैंने आपको प्रीवियस में जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स होती हैं? तो आप याद कर लीजिएगा। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं 3 सीट होती हैं। कितनी? तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है? तो जाप हार्टसन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही है, जाप हार्टसन। तंजौर का वह कौन सा मंदिर है जो चोल वास्तुकला का एग्जाम्पल है, जिसका निर्माण सम्राट राज राजा के द्वारा करवाया गया था? तो यह फेमस चोल शासक था, चोल सम्राट था राज राजा, इसी के द्वारा जो है इस फेमस मंदिर का निर्माण कराया गया था तंजौर में, और इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर। तमिल नव वर्ष को क्या कहा जाता है? तमिल जो नव वर्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो तमिल नव वर्ष को वरुसा पिराप्पू भी कहा जाता है। आप याद कर लीजिएगा, वरुसा पिराप्पू। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही है। सत्यजीत रे की वह कौन सी प्रसिद्ध फिल्म है जो अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? तो इस फेमस फिल्म का नाम है जल सागर। तो आप याद कर लीजिएगा, यह फेमस फिल्म जल सागर है, किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है? तो सत्यजीत रे के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है। और किस पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है यह मूवी, इसका नाम है जल सागर। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा 1957 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1957 में जो है भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किसी आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इस तत्व का नाम है नाइट्रोजन। तो आप याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन का जो उपयोग है पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे की यहाँ पे बात हो रही है कि कब होता है? तो 29 अप्रैल को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल का जो दिन होता है इसको हम इंटरनेशनल डांस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। भारत में 1967 ईस्वी में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद में जो है 1967 में भारत का पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद में। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर के 40 और बेहतरीन प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है।
टोटल 5 वीडियो आप तक पहुंचाए जा चुके हैं PYQs के जो NTPC के परीक्षा में पूछे गए हैं। इसकी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।